हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के आपके लिए 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो आप आगामी सीटीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटीईटी शिक्षक भर्ती, उन सभी के लिए आप यहाँ से बाल मनोविज्ञान जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। इसके पहले 15 सवाल पर हम बात किए थे, आपको याद हो कल हमने कहा था इनमें से पूर्व विज्ञान का परीक्षण आपको किस में देखने को मिलेगा, और मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ जो है वो प्रस्तावना कौशल में आपको देखने को मिलती है। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखा करें। यहाँ पर बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में। सवाल में लिखा हुआ है, आपका कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया हुआ है, और इसमें कहते हैं कि सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पर एनिमल इंटेलिजेंस ये किसके द्वारा लिखा गया है, पुनर्बलन की अनुसूची कौन बताया है, सारगर्भिता का नियम अनुकूलन किसके द्वारा बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर आपको इसी चीज़ का मिलान करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिएगा, जब हम 16 नंबर सवाल की बात करते हैं तो एनिमल इंटेलिजेंस, जब हम एनिमल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा देखने को मिलती है। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक। तो एनिमल इंटेलिजेंस में थॉर्नडाइक हो जाएंगी। बी पॉइंट को अगर हम लेकर के बात करें, उसमें है पुनर्बलन की अनुसूची। पुनर्बलन की जब जब बात होती है यानी रीइंफोर्स को लेकर के, तो बीएफ स्किनर का नाम आता है, बृहस्ट फ्रेडरिक स्किनर का नाम आता है। सारगर्भिता के नियम को अगर बात करें तो सारगर्भिता का नियम, तो सी का जो हमें देखने को मिलेगा वो है आपका जो आपके अवयववादी होते हैं या फिर गेस्टाल्टवादियों को लेकर के बात करते हो, जिसमें देखने को आपको मिलेंगे वुल्फगैंग कोहलर है, आपके कोफका है, वर्दीमर हैं, ये सारे लोग मनोवैज्ञानिक। और वहीं अगर मैं बात करूँ अनुकूलन को लेकर के, तो अनुकूलन का जो नियम है वो आपके पियाजे जो है उसमें देखने को मिलते हैं। तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, 16 का क्या देखने को मिलेगा? डी देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 16 का आंसर जो है वो डी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 17 नंबर सवाल में बोला है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंध रखती है? मतलब आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हो तो कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलती है। अंतःक्रिया का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, या फिर निरंतरता का सिद्धांत है। कभी ना समाप्त होने वाला, जो कभी खत्म नहीं होता, उसे हम बोलते हैं निरंतर, जो चलता रहे। समझ में आ रहा है आपको? यानी थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो यहाँ से डी देखने को मिलेगा। और ये हैं आपके जो विकास के आप सिद्धांतों के बारे में बात करते हो। 18 नंबर क्वेश्चन में है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? आपको मैं बता दूं, जब आप भारतीय संविधान की बात करते हो तो भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद संख्या 32 से लेकर, माफी चाहेंगे, अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35 तक में यहाँ पर इन्होंने ये कहा, जब हम अनुच्छेद संख्या 21A की बात करते हैं तो 21A आपका 21A या 21 का करके बोलते हो, ये किस से ऐड किया गया है, किस संविधान संशोधन से इसे यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाना, कहते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कर दिया गया। तो जो 18 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में आया था। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद संख्या 21A जो है वो ऐड किया गया, और वहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 19 नंबर में कहते हैं, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, या फिर विलियम जेम्स। 19 नंबर सवाल की अगर बात की जाए तो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक, जब भी हम अभिप्रेरणा को लेकर के, मोटिवेशन को लेकर के बात करते हैं तो उसमें नाम आता है मैकडूगल का। सीधा सीधा यहाँ पर आंसर है। ध्यान दीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी को लेकर के, ईवीएस आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आप हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट्स का जो कंप्लीट कोर्स है वो आप पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। यूपी टेट, सीटेट, ईवीएस, सीडीपी नाम से सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें। आगे चलते हैं। 20 नंबर सवाल में है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेदनात्मक या संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बोला है? कोल और ब्रूस महोदय के अनुसार यहाँ पर जो है वो बात की गई है, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था।
तो कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास के अनोखे काल के रूप में जिसे बताया है वो है चाइल्डहुड स्टेज, जो कि अक्सर देखने को मिलती है 6 to 12 ईयर के एज में। कितने 6 से 12 साल की अवस्था में हम देखते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो देखने को मिलती है। 6 to 9 ईयर में पूर्व बाल्यावस्था होती है और 9 to 12 को हम उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट लिखा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगर बिहेवियर में चेंज देखने को मिल रहा है तो इसे हम लर्निंग कह देते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? ये पूछा है 21 में। वुडवर्थ है यहाँ पे, गिलफोर्ड करके हैं, स्किनर हैं और क्रो एंड क्रो। स्टेटमेंट की व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही जो है वो क्या होगा? अधिगम है। तो ये जेपी गिलफोर्ड यानी कि जॉय पॉल गिलफोर्ड का नाम जो है वो देखने को मिलता है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बी आएगा। आगे चलते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ। 22 में सूची पहली और सूची दूसरी बनी हुई है और इसमें आपको इसमें मिलान करना है। ब्रूनर ने क्या दिया? जब आप बात करते हो आसुबेल का क्या है, ग्लेजर ने क्या बताया है, गार्डर ने क्या बताया है। तो जब आप ब्रूनर की बात करते हैं 22 नंबर में, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको देखने को मिलेंगे संप्रति या शिक्षण प्रतिमानों को लेकर के। जब आप बात करते हो संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट, अचीवमेंट, जो भी कॉन्सेप्ट अचीवमेंट वाली चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको पूरा सवाल दिखाई दे रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले 22 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो 22 में आपका जो पहला वाला होगा वो संप्रत्यय वाली बातें जो है वो उनके साथ में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से चौथा हो जाएगा। फिर बी यानी आसुबेल के द्वारा क्या बताया गया है? तो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। आसुबेल ने क्या बताया है? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान को लेकर के बात की है। वहीं अगर मैं ग्लेजर महोदय को लेकर के बात करूं, ग्लेजर, तो ग्लेजर जो हैं वो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के। और जब आप बात करते हो गार्डन को लेकर के तो वो बात करते हैं साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान यहाँ पर। तो ऐसे में जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो पहला देखने को मिलेगा। ये था स्टैंडर्ड यूपीटीईटी का आपका। जब आप एक बार सवाल पूछा गया था ऐसे में, तो आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस आपके ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो 22 है, जो 22 नंबर है, उसका आंसर पहला आएगा। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट आपका चरण होता है? आंकड़ा यानी डेटा को आप कलेक्ट करोगे, या फिर रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम्स, समस्या को पहचान करोगे आप, परिकल्पना का परीक्षण, जो भी हाइपोथेसिस है उसका टेस्ट या परिकल्पना का निर्माण। सबसे पहला स्टेप ये होता है जब आप समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, टीचर को बच्चों की समस्या का समाधान करना है, तो सबसे पहले ये तो जानना ज़रूरी है ना कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से वो बी आएगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 24, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? जब पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। पर ही बोल दिया, ये चीज़ गलत हो गई, मतलब जोर दिया जा रहा है, ऑनली बोला जा रहा है, ऐसे में स्टेटमेंट गलत। शिक्षण अधिकार एकाधिकारवादी, एकाधिकारवादी नहीं होता है, आपका बाल केंद्रित होना चाहिए ऐसे में। आगे है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। यहाँ पर सक्रियता की बात करते हैं, कभी भी निष्क्रियता की बात नहीं करते हैं। फिर हमारे पास फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, लिखा है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होना। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, जो भी अंतः मन संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं उनका वो पक्ष का विकास होगा। भावात्मक चीज़ों को लेकर के बात करते हो तो ऐसे में अगर अधिगम प्रभावशाली होगा तो ऐसे में कब होगा? जब ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो भी आएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके नेगेटिव हैं। एक और सवाल है 25, स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? कौन सा सोपान आपको कॉमन देखने को मिलेगा जब हम स्मृति स्तर और बोध स्तर की बात करते हैं? 25, तो 25 में क्या है आपका? एक सामान्यीकरण करके लिखा हुआ है, एक अन्वेषण बोला है, एक प्रस्तुतिकरण बोला है और एक तैयारी बोला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल को लेकर के बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेकर के बात हो रही है। तो इनमें से एक होता है समझना, एक होता है अंडरस्टैंडिंग। समझना मतलब हमारे ये बोध में आ गया, और एक होता है मेमोराइज करना, याद करना। तो ये दोनों ही चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ
एक्सप्रेशन, कैसे आप एक्सप्रेस करते हो चीज़ों को, उन पर जो है ये डिफ़ाइन हो सकती है, डिफ़ाइन आप कर सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा वो सी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें एक और सवाल की तरफ। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन लिखा है, उद्दीपक अनुक्रिया, सूज का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। 26 में जब आप बात करते हो पुनर्बलन का सिद्धांत, कहीं ना कहीं भी ये स्किनर महोदय के द्वारा जो है दिया गया या उनसे जुड़ा हुआ, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से डी आएगा। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है? 27 नंबर। जब आप 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो आंतप्रज्ञ अवस्था लिखा है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक, क्रियात्मक। तो जब आप जेरोम ब्रूनर की बात करते हो जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया, ऐसे ही पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया था, तो यहाँ पर प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक, संकेतात्मक सभी शामिल होंगे उसमें, बस इसमें आंतप्रज्ञ अवस्था जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो 27 का जो आपका आंसर आएगा वो पहला देखने को मिलेगा। एक और सवाल है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वह है, इन्होंने पूछा है मॉरिसन को लेकर के। यहाँ पर आपने हो सकता है इनमें से कई लोगों का नाम ही ना सुना हो, ऐसे में जो भी अछूते रहे हो, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है इनके कंटेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से। तो 5 पदों का वर्णन, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण है। सही क्रम इनमें से कौन सा होगा? 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिस्कवरी की बात देखने को मिलती है, सबसे पहले खोज की बात होगी, तो हमारा सेकंड जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। फिर सेकंड के बाद होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेस वाली करने वाली बात देखने को मिलेगी। फिर बात आती है आत्मीकरण की, और उसके बाद होता है आपका व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। और फिर हमें देखने को मिलता है लास्ट में अभिव्यक्तिकरण। ध्यान दीजिएगा, वाचन बोल देते हो जिसे, ये जिसे अभिव्यक्तिकरण बोल देते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से बी आएगा, 28 का आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, और आज का आपका टारगेट जो है वो वही आपके 12 सवाल आउट ऑफ 15। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आप सही करते हो। 29 में आपसे इन्होंने कहा है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध या ज्ञान। 29 की जब हम बात करते हैं तो अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, देखिए होता क्या है, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, बोध, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, नॉलेज, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो ये वैल्यूएशन की बात है, अनुमूल्यन की बात है, ये आपका संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव एरिया में शामिल नहीं होता है। 30 नंबर सवाल में है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत, वो नतोदर करके लिखा हुआ है जिसे हम उत्तल दर्पण भी या उत्तल वक्र भी या कर्व भी कह देते हैं। 30 नंबर सवाल की हम जब बात करते हैं तो नतोदर भी है, मिश्रित भी है, उत्तल भी है, बस लंबवत प्रकार का जो आपका एक अधिगम का वक्र है वो हमें देखने को नहीं मिलता। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से सी आएगा। दोस्तों, कितने सही किए आपने 15 सवाल में एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा बाकियों के साथ में भी। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।